औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। इस एमसीक्यूज़ के बाद हमने सीरीज़ स्टार्ट की साइंटिफिक रीजंस की और कल के वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 समझा था और आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के साइंटिफिक रीजन समझ रहे होंगे। चैप्टर 2 के साइंटिफिक रीजंस बेटा ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों एक साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मौजूद है। आइए समझते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, व्हाई डज मोल्टिंग एगडाइसिस अकर। ये मोल्टिंग और एगडाइसिस क्यों होता है? पहले बेटा मैं जनरली आपको उर्दू में समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसकी वर्डिंग्स भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास जो एंडोस्केलेटन होता है जो इंसानों में है वो लिविंग है। आप बढ़ते हो, आपके साथ मून्स भी बढ़ती हैं, लेकिन जो एक्सोस्केलेटन है ये लिविंग नहीं होता। तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपका एनिमल बड़ा होने की कोशिश करता है और एक्सोस्केलेटन उसको रोकता है, तो एक्सोस्केलेटन टूट जाता है, शेड ऑफ होता है। इसके शेड ऑफ होने की वजह से एक नया एक्सोस्केलेटन बनता है और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्डाइसिस या मोल्टिंग। ये हर उस एनिमल में होगा बेटा जिनके पास एक्सोस्केलेटन मौजूद होगा। आइए अब इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग एन एक्सटर्नल स्केलेटन for the purpose of growth or change in shape is called as ecdysis. It occurs in such invertebrates as arthropods, nematodes, and tardigrades. The counterfeeders are shed and replaced at least once a year, usually just after the breeding. तो अक्सर आपने ये भी देखा होता है कि आपको डायसेक्शन के लिए कॉकरोच मिलता है तो उस कॉकरोच के पर नहीं होते, या फिर घर में कभी कभार आप देखते हैं कि कॉकरोच के पर पड़े हुए हैं, तो कॉकरोच के जो पर हैं वो उसका एक्सोस्केलेटन है। अगला सवाल है बेटा, व्हाट डज यू मीन बाय ऑसिफिकेशन एंड हाउ डज इट अकर? बोन ऑसिफिकेशन, जैसे हम नाम देते हैं ऑस्टियोजेनेसिस, इज द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। हड्डियां बनने के अमल को हम नाम देते हैं ऑसिफिकेशन, या फिर बेटा ये ऑस्टियोजेनेसिस भी कहा जाता है। एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन बिगिंस विद मेसेंकाइल टिश्यू ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द कार्टिलेज इंटरमीडिएट which is later replaced by bone and form the remainder of axial skeleton and long bones। बेटा याद रहे साइंटिफिक रीजन में कुछ हमें मुश्किल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पर मैंने मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि कार्टिलेजेस नरम हड्डी थी, इन पर कैल्शियम आकर बेटा जमा होता है, इसे हम ऑसिफिकेशन कह रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहा है बोन में। अगला सवाल है, व्हाई इज स्केलेटल मसल सेल नोन एज मसल फाइबर? स्केलेटल मसल सेल्स को मसल फाइबर क्यों कहते हैं? हम कहते हैं सर, द मसल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मसल फाइबर बिकॉज इट इज लॉन्ग एंड ट्यूबुलर। मसल फाइबर भी लॉन्ग एंड ट्यूबुलर होता है और स्केलेटल मसल भी लॉन्ग एंड ट्यूबुलर होता है, जिसकी वजह से हमने इसे मसल फाइबर का नाम दिया। द मसल सेल डेवलप फ्रॉम मायोब्लास्ट थ्रू मायोजेनेसिस। द मसल सेल इज कंप्राइज ऑफ मायोफिब्रिल्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटेड सेक्शंस ऑफ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर आपके पास सिंगल यूनिट कहलाता है। अगला सवाल है, व्हाई इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इंडिपेंडेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम? देखो, एक वॉलेंट्री एक्शन होता है ना, एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है जो आपकी मर्जी से होता है। मैं इस वक्त अपनी मर्जी से बात कर रहा हूँ ना, लेकिन क्या मेरा दिल मेरी मर्जी से धड़क रहा है? नहीं, साइंटिफिकली नहीं है। वैसे तो हम कहते हैं ना मजाकतन कि किसी के लिए दिल धड़कता है, किसी के लिए दिल नहीं धड़क रहा। दिल खुद ब खुद धड़क रहा है, हम अपनी धड़कनों को रोक नहीं सकते। तो हमने यहाँ पर लिखा, द हार्ट इज कंपोज ऑफ कार्डियक मसल which have specialized features that relate to their function. कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विदाउट स्टिमुलेशन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ऐसी कंट्रैक्शन को बेटा हम नाम देते हैं मायोजेनिक। एक्शन पोटेंशियल इन द हार्ट ओरिजिनेट इन स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल कॉल्ड एज ऑटोरिदमिक सेल। दिल के पास अपने मसल्स मौजूद हैं, अपने टिश्यूज हैं, जिनसे खुद ब खुद वो अपनी रिदम को जनरेट कर रहा होता है। ये सेल्फ एक्साइटेबल है, एबल टू जनरेट देयर ओन एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन बाय नर्व सेल। ये नर्व सेल की जरूरत इसको नहीं होती है। अगला सवाल है बेटा, द मसल्स ऑफ लेग्स ऑफ पोलियो अफेक्टेड किड्स डीजनरेट व्हाई? लेग्स के जो मसल्स हैं, जिन लोगों को पोलियो हो जाता है उनके लेग्स के मसल डीजनरेट होते हैं। सवाल पूछा जा रहा है क्यों, आइए देखते हैं बेटा। दीज नर्व सेल्स कैन नॉट रीजनरेट, ये दोबारा अपने आप को बना नहीं सकते। एंड द अफेक्टेड मसल लूज देयर फंक्शन, और जो मसल्स अब अफेक्ट हुए उनका फंक्शन लूज होगा। क्यों लूज होगा? ड्यू टू नर्वस इनोवेशन। नर्वस इनोवेशन क्या होता है सर? इट इज अ कंडीशन नोन एज एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, जिसे हम फालिज भी कहते हैं। ये कुछ मुश्किल लफ्ज हैं जिनका आपको पेपर में बेटा जरूर इस्तेमाल करना है। टिपिकली इन पेशेंट्स विद पोलियोमाइलाइटिस मसल्स ऑफ लेग्स आर अफेक्टेड मोर ऑफन देन द आर्म मसल्स। पोलियो में ज़्यादातर लेग्स मसल्स हमारे अफेक्ट होते हैं। अगला सवाल है बेटा, व्हाई आर मोस्ट ऑफ द मसल ग्रुप्स आर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एंटागोनास्टिक पेयर? पहले ये जान लेते हैं बेटा एंटागोनास्टिक पेयर क्या होता है। मसल्स दैट वर्क लाइक
दिस आर कॉल्ड एज एंटागोनास्टिक पेयर, जो आपस में दो एक साथ कनेक्ट होकर मसल्स काम करते हैं, जो पेयर में काम करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं एंटागोनास्टिक पेयर का। इन एन एंटागोनास्टिक मसल पेयर, एज वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मसल रिलैक्स और लेंथन, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। मसल वर्क इन एंटागोनास्टिक पेयर सिंस दे कैन ओनली शॉर्टन causing movement in one direction, need to be another muscle that shorten in order to cause movement in the opposite direction। एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक रिलैक्स करेगा, और ऐसे पेयर को बेटा हम नाम देंगे एंटागोनास्टिक मसल। फिर आता है सवाल, हाउ डज अ मसल बिकम फटीग्ड? तो muscle fatigue has a number of possible causes, including impaired blood flow, iron imbalance within muscle, nervous fatigue, loss of desire to continue, and most importantly, the accumulation of lactic acid in the muscles। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि इसका आंसर सिर्फ accumulation of lactic acid है, लेकिन नहीं, आपको बाकी फैक्टर्स भी बेटा इसमें लिखने होंगे। आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। From where does a muscle receive the energy for contraction? Muscle needs energy to produce contraction. The energy is derived from adenosine triphosphate present in the muscle। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है सर? ये एनर्जी मिलती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से, और ये मौजूद है मसल्स में। मसल टेंड टू कंटेन ओनली लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ एटीपी व्हेन डिप्लीटेड। एटीपी नीड टू बी रीसिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अदर सोर्सेज नेम्ड एज क्रिएटिनिन फॉस्फेट एंड मसल ग्लाइकोजन। मसल्स के पास कुछ यानी थोड़ी सी मौजूद होंगी, और बाकी वो कहाँ से लेंगी? बाकी उन्हें जनरेट करनी पड़ेंगी, और उनके नाम भी इस वक्त आपके सामने। नेक्स्ट आता है बेटा, हाउ डज एन अर्थवर्म मूव्स? अर्थवर्म मूव कैसे करता है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एंड द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल। एक वजह आ गई बेटा कि इनमें कौन सा स्केलेटन है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। और दूसरी वजह आ गई कि इनमें दो तरह के मसल्स हैं। एक हमारे पास है सर्कुलर और एक है इलोंगेटेड। सर्कुलर और इलोंगेटेड मसल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट होती है। ये बेटा जोलॉजी के सवाल थे। आइए बॉटनी के इंपॉर्टेंट रीजंस पे चलते हैं। व्हाई डज लीव्स विल्ट ड्यूरिंग हॉट समर डेज? अच्छा, ये हमारी बुक के बैक से भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए, हमने बुक के एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए थे, और बुक के हम साइंटिफिक रीजन भी कर रहे हैं ताकि हमारी तैयारी बेहतरीन हो जाए। प्लांट मेनली विल ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर because their transpiration rate exceed the rate at which they can absorb water, says Virginia Tech horticultural professor Bonnie Appleton। अब यहाँ पर चाहो तो आप ये नाम मेंशन कर दो, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पर कि आपको इस स्टेटमेंट के बारे में ये भी पता है कि ये कहा किसने था। साइंटिस्ट का नाम जब हम लिखते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट लीव्स हैव oodles and oodles of tiny holes called as stomata और pores which allow vapor to escape। साइंटिफिक रीजन में आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है कि अच्छी वोकेबलरी का बेटा इस्तेमाल करना होगा। अगला सवाल है, वाई लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच? टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही हाथ लगाते हैं तो वो बंद हो जाता है, तो सवाल है कि वो बंद क्यों होता है? As soon as we touch the plant, it cell produce electrical signal in response to which the pulvinus flushes out into the fluid। जैसे ही आप टच करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिलीज होते हैं। ड्यू टू दिस लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पल्विनियस, इट सेल लूज द रिजिडिटी कॉजेज लीव टू ड्रूप। जैसे ही केमिकल कम हो जाते हैं सेल्स में, तो सेल्स अपनी रिजिडिटी खो बैठता है, जिसकी वजह से वो बंद होना शुरू हो जाता है। अगला आता है बेटा हमारे पास, हाउ higher plant stand erect in air and their soft organ remains firm। Since plants do not have bones for structure and support, they must have cell wall around all of their cells। हम जानते हैं कि प्लांट में बोन्स मौजूद नहीं हैं। दिस लीड टू नीड फॉर एवरी यूनिक सेल इन प्लांट। हर सेल को किसकी ज़रूरत है? हर सेल को ज़रूरत है सर अपने अराउंड cell wall की। Sclerenchyma cells are specialized plant cells that exist to provide strength and support। किसकी वजह से सपोर्ट मिल रहा है सर? Sclerenchyma। They are present in all kind of plant including grasses, trees and flowering plants। अगला सवाल है, what is the significance of secondary growth in plant? सेकेंडरी ग्रोथ से प्लांट की विथ बढ़ती है। आइए पढ़ते हैं इसको। सेकेंडरी ग्रोथ इज सब्सटेंशियल फॉर कांस्टेंट प्लांट ग्रोथ एंड द रीमॉडलिंग ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। As an important meristem involved, the vascular cambium forms a cylindrical domain below the organ surface producing tissue for long distance transport and mechanical support। यानी यहाँ पर vascular cambium मौजूद होगा जो जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। याद रखिएगा वुड जाइलम है और बेस्ट फ्लोएम है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। फिर सवाल है, वाई स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आर डेड ऑन मैच्योरिटी?
क्यों इन्हें डेड सेल्स कहते हैं? बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट and act as a outer covering. So their walls are already thickened, and on reaching maturity, nearly all the lumen vanishes, only the dead material persists. चूंकि इन्हें सपोर्ट देना है, हर सेल में मौजूद होना है, तो उनका थिक होना ज़रूरी है। और जब ये थिक होंगे तो उस वक्त हम कहेंगे इनकी थिकनिंग की वजह से हम इनका ल्यूमन तमाम का तमाम खत्म हो जाएगा और सिर्फ कौन से सेल्स बचते हैं? डेड सेल्स बचते हैं। आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ वी कैन एस्टिमेट एज ऑफ द प्लांट? प्लांट की एज कैसे मालूम की जा सकती है? तो जवाब है द एज ऑफ द प्लांट कैन बी एस्टिमेटेड बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स विच आर एक्चुअली द सेकेंडरी जाइलम इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर। तो अगर मैं यूं कहूं कि सेकेंडरी जाइलम को काउंट कर रहे हैं या फिर ये कहूं कि एनुअल रिंग को काउंट कर रहे हैं, तो बात बराबर है। जिसमें दो चीज़ें मौजूद हैं उन्हें हम नाम देते हैं इनर जोन स्प्रिंग वुड एंड आउटर जोन समर वुड। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी हमें क्लियर हो चुका है, चैप्टर 2 भी हमें क्लियर है। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के साइंटिफिक रीजंस को सॉल्व कर रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।